जब कभी भी हमें क्रेडिट की नीड होती है ना, तो उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि किसी बिजनेस को क्रेडिट की नीड होती है, तो उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं कि बैंक्स के पास जाते हैं और बैंक से वो है एक पर्टिकुलर टर्म्स के साथ में पैसा रेज करते हैं। बट मान लीजिए कोई बैंक है या फिर कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, उसको एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पैसा उठाना है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 करोड़ हो गया, 80,000 करोड़ हो गया, 1 लाख करोड़ इवन। तो उस केस में क्या करते हैं कि वो बैंक्स के पास में जाके वो बॉन्ड्स के थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करते हैं। अब इसका रीज़न ये हो गया, बैंक्स के पास जाते हैं तो वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है मैनेजेबल नहीं होता और लिक्विडिटी की कहीं ना कहीं एक कमी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल दैट कि दो बैंकों से अलग अलग उठाना पड़ता है, तो ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह सकते हो थोड़ा जो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो वहाँ पर बैंक्स जो कंपनीज होती है वो क्या करती है कि वो जाती है बॉन्ड्स में। अब बॉन्ड्स का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल और एक्सेसिबल होता है। बट इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि बॉन्ड जो होता है वो स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से इम्पैक्टफुल है, किस प्रकार से जो बॉन्ड्स की जो प्राइसेज है वो इम्पैक्ट करती है। बॉन्ड्स होता क्या है, फेड की जो इंटरेस्ट रेट है या फिर आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन हो गया, वो किस प्रकार से बॉन्ड्स को इम्पैक्ट करती है, बॉन्ड्स की जो प्राइसेज है वो किस प्रकार से चेंजेस होती है, बॉन्ड्स जो है एक कह सकते हो कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन करते हैं, और प्रैक्टिकली जो बॉन्ड्स जो का ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से काम करता है। इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बॉन्ड्स को एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से किस प्रकार से आपको समझना चाहिए। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, वॉच टिल द एंड। अब बॉन्ड्स को मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो वो क्या करती है, रियल एस्टेट का अच्छा खासा उसका बिजनेस है, तो वो क्या करती है कि बॉन्ड इशू करती है फॉर द पर्टिकुलर टर्म्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल उसको 20,000 करोड़ रुपीज़ उठाने हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 साल के पीरियड के लिए, तो वो क्या करती है कि ग्लोबली बॉन्ड अपने इशू करती है और अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है या फिर उसको बोलते हैं बॉन्ड डील अराउंड 7% 8% के आसपास या फिर 10% के आसपास रखती है। तो वहाँ 10% से वो पैसा उठाती है और प्रोजेक्ट जैसे ही क्लोज होते हैं एज द टर्म के हिसाब से वो पैसा जो है रिपेमेंट करती है। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। अब ये बॉन्ड जो होता है वो कॉर्पोरेट भी इशू कर सकता है और गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, क्योंकि आप देखोगे ना काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स है या फिर आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स हमेशा रेगुलर बेसिस पे इशू करती रहती है, मतलब कि टाइम टू टाइम जो है बॉन्ड्स आते रहते हैं। आप इंडिया के गवर्नमेंट्स का भी देखोगे ना तो उसके अपना मोजरली जो पेमेंट है वो एज ए इंटरेस्ट एक्सपेंस जाता है। जो हमारा इंडिया का जो भी इनकम आती है तो मोस्ट ऑफ द पेमेंट जो अपना इंटरेस्ट इनकम में चला जाता है, क्योंकि हमने अच्छे खासे बॉन्ड से पैसा रेज कर रखा है। तो ये एज ए इंडियन गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, एज ए बजट के पर्सपेक्टिव से, एज ए फिस्कल डेफिसिट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया के लिए बॉन्ड की जो प्राइसेज है वो किस प्रकार से रहती है, किस प्रकार से वो इम्पैक्टफुल रहती है। तो इसीलिए अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में देखूँ तो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉन्ड्स की प्राइसेज जो है बहुत ज़्यादा हाई है तो ये एक स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट है, कोई इशू करती है बॉन्ड्स, तो उस केस में वो कहती है कि 2 लाख करोड़ रुपीज़ 5 लाख करोड़ रुपीज़ हम लोग उठा रहे हैं, 5 लाख करोड़ रुपीज़, अच्छा बिग नंबर। तो उस केस में इंडिया की जो इंटरेस्ट रेट अभी देखिए ना अराउंड 7% के आसपास चल रही है, ठीक है ना। तो 7% 7.5% के आसपास चल रही है। तो उस केस में 7% के इंटरेस्ट रेट के साथ में वो बॉन्ड्स इशू करती है। अब मान लीजिए बॉन्ड यील्ड है वो चली जाती है अराउंड 8% या फिर 9% के आसपास। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इंडिया की जो एक्सपेंसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वहाँ पर क्या इम्पैक्ट होगा, अगर एक्सपेंसेज बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि जो बजट में कहीं ना कहीं कटौती होगी, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो कहीं ना कहीं कटौती होगी, जो स्कीम्स लेके आ रही है, फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी हो गया या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो कहीं ना कहीं जो है डिले होने वाला है। तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इंपैक्ट करेगा फॉर द इन्वेस्टर हो गया, फॉर द कैसे जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने इशू करके वो हो गया, तो पेमेंट डिले का कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी की जो है प्रॉब्लम आती है। तो वो एक बहुत ज़्यादा मेजर इंपैक्ट हो गया। अब यही चीज़ लें कि कॉर्पोरेट के केस में मान लीजिए कि कोई कंपनी है बजाज फाइनेंस है या फिर आप कोई बैंक्स ले लीजिए या रियल एस्टेट की कंपनी लीजिए। हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं बजाज फाइनेंस का, सो दैट आपको सिंपल में समझ आ सके। बजाज फाइनेंस का सिंपली काम क्या होता है, उसका बिजनेस मॉडल देखें तो वो क्या करती है कि एफडी के रूप में पैसा उठाती है, ठीक है ना, और उसके बाद में जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। एफडी के केस में आप देखोगे कि अराउंड जो भी डिपॉजिट्स की रेट होती है या फिर आप कह सकते हो कि 7% 8% के आसपास आ रही है, ठीक है ना। तो उस केस में वहाँ से पैसा उठाती है और 24% 25% या फिर आप कैसे 18% जो भी उनके जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है फॉर द पर्सनल इंडिविजुअल हो गया या फिर बिजनेसेस हो गया। तो उस केस में इस प्रकार से उनका काम चलता है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो एफडी से पैसा उठाती है ना वो एक सफिशिएंट होता है। उसके अलावा जो वो बजाज फाइनेंस हो गया वो बॉन्ड भी इशू करती है काफ़ी बार। तो बॉन्ड्स इशू करती है तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो है उनका जो 9% के आसपास, मान लीजिए कि 10% के आसपास जो है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि बॉन्ड डील के हिसाब से वो इशू करती है बॉन्ड्स। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर बॉन्ड डील बढ़ जाती है तो वहाँ पर उनके पास जो कॉस्ट होगी
11-12% के आसपास जो है पैसा रेज करें। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि कभी बार जो है ये इंटरेस्ट रेट है या फिर आप कह सकते हो बॉन्ड यील्ड है, वो चेंज होती रहती है। तो अगर 12% के आसपास उठा रही है तो वो 2% का क्या है, चेंज आ रहा है, क्योंकि पहले वो 10% से उठा रही थी। अब ड्यू टू दैट कि बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो कॉस्टली हो रहा है फॉर द बजाज फाइनेंस। 24% तो वहाँ फिक्स हो रहे हैं, यहाँ पर 12% है, 2% का गैप आ गया, तो वो कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट करता है उनके नेट इंटरेस्ट इनकम पे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे। और उसके कारण बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि प्राइसेज जो है या स्टॉक की प्राइसेज है वो गिर जाती है। अब इसमें जो मूवमेंट जो आता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आता है, इसलिए इस चीज़ को आपको ऑल ओवर सर्कल को पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे ये जो प्राइसेज है वो चेंज भी क्यों होती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल ओवर जो सर्कल है किस प्रकार से चल रहा है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 2% भी बनती है तो वो पैसा जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा उठाते हैं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, तो बिना किसी रीजन से वो प्राइस जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है। तो ये एक कह सकते हो कि ऑल ओवर जो पैरामीटर है किस प्रकार से काम कर रहा है। अभी ऐसा नहीं कि फाइनेंस की कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसमें इम्पैक्टफुल है, बैंक जो होती है वो भी काफ़ी बार जो है अपने बॉन्ड्स इशू करती है। एक और चीज़ है बॉन्ड्स के केस में कि एसएलआर जो होता है, क्योंकि हर बैंक को एक एसएलआर 18 पॉइंट के आसपास जो है मेंटेन करना होता है। ये किसी भी बैंक के लिए एक कह सकते हो कि रेगुलेशन का पार्ट है। तो वहाँ पर 18% उनके पास जो पैसा होता है वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं रखते, वो क्या करते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक्स को एक पॉजिटिव मिला, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी आएगी। यहाँ पर आप समझिए कि अगर इंटरेस्ट रेट इस केस में बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्टफुल होगी, इम्पैक्ट जो है एज ए पॉजिटिव लेगी फॉर द बैंक्स, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बॉन्ड्स क्या करें, खरीद रहे मतलब कि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बॉन्ड यील्ड है अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि कोई रियल एस्टेट की कंपनी है तो उसके लिए वो क्या करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बॉन्ड इशू करती है सो दैट कि वो पैसा रेज कर सके। तो ये जो ऑल ओवर जो लिक्विडिटी का सर्कल है वो चलता रहता है। अब इस आप पूरे स्ट्रक्चर में देखोगे ना, बॉन्ड यील्ड क्या है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये किस प्रकार से डिसाइड होती है। अब सिंपली इंडिया की इकोनॉमी एक कह सकते हो कि अच्छी खासी इकोनॉमी है। हमारा जो रेवेन्यू है फ्रॉम द टैक्सेस हो गया वो एक बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि अच्छे ढंग से आ रहा है और कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहा है, वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा पैरामीटर माना जाता है। और जीडीपी हमारी बढ़ रही है, तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो रेटिंग है फॉर द बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इंडिया में 7% के आसपास की रेटिंग है बॉन्ड्स की, मतलब कि 7% के आसपास जो है बॉन्ड यील्ड मानी जाती है 10 ईयर्स के बॉन्ड्स के लिए कह रहा हूँ। वही हम आगे बात करें यूएसए के केस में, तो यूएसए में अराउंड क्या है 4% के आसपास जो है बॉन्ड यील्ड मानी जाती है। तो 3% का अंतर है, विच इज़ अ रियली बिग नंबर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया के केस में पैसा जो रेज करना होगा वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है कंपेरेटिवली यूएस के। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी भी यूएस रेज करता है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा करता है, रेज करता है कंपेरेटिवली किसके, इंडिया के। तो ये एक पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ें काम करती है। अब इसको आप एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक रेशियो होता है डेट टू जीडीपी रेशियो, तो उस केस में इस चीज़ को हेल्प किया जा सकता है। और जब कभी भी आप देखोगे तो इस बजट आता है या फिर आप कह सकते हो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, तो उस केस में किसी भी कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट आते हैं, एफआईआईज किस प्रकार से आएंगे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट किस प्रकार से, क्योंकि अगर डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है तो उस केस में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश करती है कि जो इनकम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आए, फिजिकल डेफिसिट को है बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया जाए, एक्सपेंस जितने ज़्यादा कम हो सके वो आए। और ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो ऑल ओवर इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो नेगेटिव मान सकते हो, और स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव मान सकते हो, इन्वेस्टरों के लिए नेगेटिव मान सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। आप देखोगे कि श्रीलंका में अभी राइट नाउ जो है अराउंड 14% के आसपास जो है इंटरेस्ट रेट है, बॉन्ड यील्ड है, तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो उस केस में इसीलिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह इतना ज़्यादा होता नहीं है। बॉन्ड की जो प्राइसेज है वो किस प्रकार से चेंज होती है, तो इसमें आप सिंपली देख सकते हो कि बॉन्ड्स की प्राइसेज जो इन्फ्लेशन किस प्रकार से है, क्रेडिट रिस्क किस प्रकार से, इकोनॉमी किस प्रकार से, इंटरेस्ट रेट्स किस प्रकार से, इन सारी चीज़ों इंपैक्टफुल रहती है। अब इसमें आप देखोगे ना बॉन्ड्स दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में वो हो गया जब कभी भी कोई बॉन्ड्स है जो है नए इशू किए जाते हैं, और सेकेंडरी मार्केट जो प्रीवियस बॉन्ड्स हैं उनकी प्राइस जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट है, आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। अब इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसके कारण हम लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, जो कि अब प्रेजेंट का सिनेरियो देखे तो इन्फ्लेशन अच्छी खासी नीचे है ड्यू टू आप देख सकते हो कि रेपो रेट हाई होने से। तो रेपो रेट उस केस में क्या हो जाती है, हाई हो रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जब कभी भी न्यू बॉन्ड इशू किया जाता है उनकी जो प्राइसेज है ऊपर रहेगी, उनकी जो न्यू बॉन्ड होंगे वो एक हाई इंटरेस्ट रेट पे इशू किए जाएंगे, और कंपेरेटिवली आप देखोगे तो जो ओल्ड बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं नीचे हो जाएंगे, क्योंकि नए जो बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे हैं। तो प्रीवियसली बॉन्ड्स जो है
है उनकी प्राइस जो है नीचे हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हो इस केस में वाइस वर्सा जो है रिलेशन रहता है। अब इसका जो अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल देखें तो उस केस में आप देख सकते हो कि जब आप कह सकते हो कि इजराइल ने हमास पे अटैक किया था तो उस केस में बॉन्ड की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी। इसलिए गई थी क्योंकि जो ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है कहीं कहीं चल रही थी एक रशिया और यूक्रेन के बीच में, और ये कहीं कहीं इंपैक्ट आ रहा था। उसके कारण जो है इन्फ्लेशन हो गया, रेपो रेट हो गया, वो बहुत ज़्यादा हाई थे। उसके कारण जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो ऑल ओवर जो इन्वेस्टर हैं वो सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे थे, और उसके कारण जो है कहीं कहीं बॉन्ड की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो वहाँ पर जो आप देखोगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा फॉल किया था ड्यू टू बॉन्ड प्राइस हाइक। तो ये एक कह सकते हो कि हम प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। बाकी जो इनका जो इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा डीप डाइव होता है फॉर द आप कह सकते हो रियल इस्टेट फर्म्स हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि आपका फाइनेंस हो गया। इन सेक्टर को एक मेजॉरिटी आप देखोगे ना एक क्लियर वे में, तो उस केस में इनको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहता है। तो ये अपना एनालिसिस था अबाउट द बॉन्ड्स। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे।